चलें आ जाए आप लोगों के लिए जो है डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, है ना। चलें आज था, अब इधर ध्यान दें। डिफरेंशियल आपके लिए इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया था क्योंकि आपसे बता रहे थे कि बिफोर स्टार्टिंग द 12th आप में से कुछ एक लोग ऐसे थे, हम बता दें, जिन्होंने 11th उतना बेहतर नहीं किया था। कोई समस्या नहीं होगा, 2 से 3 टर्न आपका कुछ पिछला पार्ट में रिवाइज़ कर दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन के बाद एक टर्न हम आपका काय पे लेंगे आज का, टोटल इंटीग्रल कैलकुलस पे या इंटीग्रेशन पे। सवाल आता है इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा क्यों रहा हूँ, एक तो इस प्रश्न का जवाब दे दूँ पहले। इंटीग्रल कैलकुलस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पिछले साल आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, सिंपल याद दिला देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 मतलब फर्स्ट चैप्टर तो फिजिक्स का मानेंगे नहीं, इंट्रोडक्शन था, साइंटिस्ट कौन होते हैं, कौन सी डिस्कवरीज थी। सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर आपका था यूनिट एंड डायमेंशंस, और थर्ड चैप्टर आपका हुआ करता था काइनेमेटिक्स बढ़िया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मुझे लग रहा है जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन किया होगा और अगर आपने अपने स्कूल में पेपर दिए होंगे तो आपके यहाँ एक इस टाइप की चीज़ आई होगी। आपके यहाँ क्वेश्चन आता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो या ऑल द 3 हो, तो पेपर सेटर पे डिपेंड करता है। और क्या आपको ध्यान है इसके आगे क्वेश्चन में दिया रहा होगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। और मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है उन्होंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया होगा। इसके बाद क्या किया था, सही कह रहे हैं, इसके बाद आपका अगला स्टेप यही था ऑन इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेटिंग में आपने रखा होगा बिल्कुल आ जाए 0 to t, और ये आपने रखा होगा u to v, कुछ ऐसे आपका गया होगा। सही कह रहा हूँ कि आपको। और अगर यहाँ जाते हैं तो मैंने कहा थर्ड चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर आप एक गए होंगे लॉज ऑफ मोशन, चौथा है, पांचवा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में आप जाएंगे तो आपने एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी थी। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम याद दिला देता हूँ, जो आपसे कहती थी चेंज इन मोमेंटम होता था इम्पल्स के बराबर। और क्या आपको ऐसा ध्यान आता है, आपने इसके लिए कहा था p इज इक्वल्स टू dp/dt इज इक्वल्स टू होता है f। और अगला स्टेप ऑन इंटीग्रेटिंग, यानी आपने लिखा होगा, फिर एक बार आपने लिखा होगा 0t pi pf। तो मैं बताएं ऐसी चीज़ें लास्ट ईयर देखी हैं कि नहीं देखी? हाँ ना, बताएं फुर्ती से। बाकी तमाम सारे लोग तो चलो हमारे पिछले साल के हैं तो किए हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं हम इस पर जा रहे हैं। और याद दिला देता हूँ, आपने जो है ग्रेविटेशन किया था, ग्रेविटेशन में आप इस टाइप के इंटीग्रेशन कर रहे थे, इन्फिनिटी टू r gm1 m2/r²। आप जो है हम कहते हैं वो लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स में जो गए होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आपने किया होगा इंटीग्रेशन ऑफ pdv। आप जो है सैटेलाइट वाले में चैप्टर में गए थे, उसमें एस्केप वेलोसिटी निकाली होगी, इलास्टिक जो आपने एनर्जी निकाली है स्प्रिंग की वो आपने निकाली होगी, इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। यानी इतने से चीज़ों है ना, कम से कम 7 से 8 चैप्टर लास्ट ईयर के याद दिला दिए जिनमें यू हैव यूज्ड द इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली अब सही कहना चाहिए आइदर यू हैव यूज्ड द इंटीग्रेशन और यू हैव नॉट यूज्ड। चले आपने यूज़ किया या नहीं किया ये तो एक पुरानी बात हो गई, बट ये तय है कि आपको इतने से समझ में आ गया होगा जब 11th के हमने 50% ऑफ द चैप्टर्स में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया था, तो 12th के तो हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होना ही है, बिना इसके आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था एक टर्न में आपका वो ले लूँगा जहाँ छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस करता हुआ चला जाऊँगा बहुत तेज़ी से। सबसे पहली बात जो मैं जाता हूँ, सवाल आता है इंटीग्रल कैलकुलस है क्या। पहले तो मुझे बता दें, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसका बिल्कुल पहला टर्न हो आपको छोड़ के। डिफरेंशियल इंटीग्रल आप कह रहे हैं आपने पढ़ा हुआ है जनरल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और तो कोई नहीं है ऐसा, ओके। पिछले टर्न पे नहीं थे आप? फर्स्ट टर्न है आपका, लास्ट है। आपने 11th में डिफरेंशियल इंटीग्रल पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा? नहीं था कहाँ, पिछला साल ख़त्म कहाँ हुआ है अभी, मेरा 11th 12th बराबर कंटिन्यूड है इस साल सारे ईयर मिक्सअप है कोई बात नहीं, अच्छे से की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पे रफली आता हो बस, आज प्रैक्टिस करा देंगे, थोड़ा सा याद आ जाए बाकी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। वो मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, लास्ट टर्न पे डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था क्योंकि कंप्लीट, और डिफरेंशिएशन जब हमने डिस्कस किया था तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन की शुरुआत जो है बीच में हो जाती है। इंटीग्रेशन अपने आप में एक नया टॉपिक नहीं है,
इंटीग्रेशन की जो शुरुआत है उसमें कोई बिल्कुल पहला बैठा हो तो उसको दिक्कत इसलिए आ जाएगी क्योंकि मैं इंटीग्रेशन की जो सबसे पहली चीज़ बताता ही हूँ, ये आपका सही कह रहे हैं आप, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और अगर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे हर जगह में आने और जाने दोनों के रास्ते प्रोवाइड किए जाएंगे, और आने और जाने दोनों के रास्ते प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 7 है और मान के चलें आप 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलता हुआ जाएगा, 49। बढ़िया। क्या आपका ध्यान जाता है, देयर मस्ट बी अ वे टू कम बैक, वापस आने का रास्ता होना चाहिए। क्या होगा फिर वापस आने का रास्ता, अंडर रूट होगा। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, जाने का भी रास्ता मौजूद है और आने का भी, और इसीलिए छोटी क्लासेस से याद करना, एडिशन पढ़ा होगा तो सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा तो डिवीज़न पढ़ा होगा, इनटू पढ़े होंगे तो फैक्टर किए होंगे, एलसीएम निकाला होगा तो एचसीएम किया होगा, डेसिमल फॉर्म आए होंगे तो फ्रैक्शनल फॉर्म भी आए होंगे, यानी इधर से उधर, उधर से इधर बराबर। आप कहीं भी कैसे भी रिटर्न हो सकते हैं। पहली चीज़, इसका मतलब जब आपको डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया और डिफरेंशिएशन का अंदाज था, डिफरेंशिएशन था रेट ऑफ चेंज, और तू आमुंडी हिला रही, तूने तो पढ़ा ही नहीं है। अच्छा कहीं और पढ़ लिया था तो ठीक है, हाँ नहीं क्योंकि तुमने पिछली 2 क्लास नहीं ली ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ मुंडी हिला रही है, हाँ सर बिल्कुल एकदम ठीक है। तो मैंने कहा था जब आपको लौटने और आने जाने दोनों रास्ते मौजूद हैं तो डिफरेंशिएशन की जब हम बात कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कहाँ जाता था, रेट ऑफ चेंज। और क्या ऐसा याद है, मैंने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस पिद्दी वाला। अब एक सवाल आता है, जब आपने कोई चीज़ छोटे से उसमें निकाल दी, एक आपकी ट्रेन चली जा रही है और आपने उसी ट्रेन की स्पीड बताई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो भैया 1 घंटे में, 2 घंटे में और 4.5 घंटे में कितना जाएगी, कहीं ना कहीं आपको एक टोटलिंग भी तो चाहिए पड़ेगी फिर। और जब आप टोटलिंग के लिए जाएंगे तो फिर आपको क्या चीज़ चाहिए, तो आपको चाहिए इंटीग्रेशन। और इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, फिज़िक्स में जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के टफ़ क्वेश्चंस हैं। अपने आप क्वेश्चन टफ़ नहीं होंगे, अपने आप दूसरी समस्या आएगी, आप इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को याद हो लास्ट ईयर मैंने लिमिट रखना सिखाई थी, मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको लिमिट दी जाएगी, इंटीग्रेट दिस विद इन दिस लिमिट्स। यहाँ तो हमें गड्ढा शुरू से खोदना पड़ेगा। हमारे यहाँ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा कि आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन, ये सब आपका 12th मैथ्स के टॉपिक है, वो आप उनमें करेंगे। हमारे पास जो समस्या आएगी वो आएगी कंसेप्चुअल। इसलिए मैं यहाँ पे आपसे इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे बात करूँगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी तरफ से इसे जनरेट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो समझ में आती है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की, ठीक इसी टाइप से। इसका मतलब एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। साइन एक्स का अगर अपन कभी डिफरेंशिएशन करें तो कितना मिलेगा, कॉस एक्स। बढ़िया। तो अगर लौटना हो तो क्या करोगे, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा, यहाँ हम करते हुए जाएंगे इंटीग्रेट, और जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो पहली बात तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स से आप रिवर्स हो जाएंगे। ये पहला कंसेप्ट, ये याद रहे हर हालत में, क्योंकि अपने पास कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, मैंने कहा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने, हमें केवल उसके कंसेप्ट से पाला पढ़ना है। पहली चीज़ समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं। अब सेकंड चीज़ बता देता हूँ, इंटीग्रेशन में कह रहा था काय के लिए इस्तेमाल होगा, तो मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज। आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे जाते थे, लिमिट डेल्टा टी या लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो आपकी बार आप टोटलिंग की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 1 घंटे 2 घंटे की बात करोगे यानी आप टोटल निकालोगे, तो इसीलिए इसका यूज़ काय में होता है, यूज़ इसका होता है टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू और समेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब अगर आप अंग्रेज़ी में जाके देखेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है क्या है, दूसरी बात समझ में आ जाती है,
बस तो एक काम करें, कॉपी स्टार्ट कर लें, ज़रा डाल दें सिंपल सी काम, इंटीग्रल कैलकुलस। दो बातें छोटी सी नोट कर दें, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या आपने बता दिया, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चाहे ना तो दिखा देना, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स आपका आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए वापस क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन एक्स। क्या आपने इतना कर दिया, हाँ ना बताएं। नीचे आप इसका एक यूज़ बता दीजिएगा, काय काम में आएगी, टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू और समेशन। इस पर्पज़ में आप इसका इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। ठीक है, और एक नेक्स्ट चला जाता हूँ इस बाद। अब सवाल आता है इस्तेमाल कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज़ और बताऊँ। डिफरेंशिएशन का जो आपने साइन लिया था वो लिया था डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन आप क्या लेंगे, तो इंटीग्रेशन हुआ करता था समेशन, इसलिए इसका साइन रखा गया था एस। बाद में तुम जैसे गंदी राइटिंग वालों ने उसको खींच खांच के कर दिया, तो हाँ ये सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा, किसी किताब को पढ़ोगे वो बता देगा एक्चुअल साइन ये था, बाद में कैसा हो गया बेचारा। ठीक, आए छोटी सी एक अगली बात से स्टार्ट करते हैं। तो पर आप इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, आए देखते हैं। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले दिखाता हूँ, ध्यान देखें, जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसी फॉर्मूले को लेता हूँ। आपको मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये आपका कितना आ रहा था, इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि अगर आप उल्टा जाना चाहें तो आपके पास मौका है, और वो क्या है, इसका मतलब ये है कि केवल आप अपना ध्यान यहाँ रखिएगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे कॉस एक्स, तो ये बताएगा ये क्या लिखा हुआ है, सही कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप बिल्कुल सही हैं, या इन शॉर्ट करना चाहें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं सही हूँ, इसलिए ध्यान से देखना, जब आप इधर जाएंगे तो आप कॉस एक्स का इंटीग्रल कर रहे हैं डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। नोटेशन के तौर बता देता हूँ, वहाँ आप डिवाइड में जा रहे थे, यहाँ आप इंटू में लगा देते हैं। और इतनी कहानी इसलिए पढ़ता हूँ, बहुत सारे बायो वाले बैठे होते हैं, उनके साथ एक दिक्कत आती है, उसे इंटू डिवाइड समझते हैं, फिर आगे जाके उसे कैंसिलेशन के चक्कर में आ जाते हैं। जबकि मैं उनको ये विशेष तौर बता दूँ, ये इंटू और डिवाइड नहीं है, ये केवल और केवल सिंबॉलिक है। ये बता रहा है इंटू नहीं है, तो केवल लिखा गया है कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आपको दिख रहा है, अगर आप कॉस एक्स निकालेंगे कितना आएगा, ये आपका सॉरी ये आपका आ जाएगा वापस साइन एक्स। मुझे बताएं क्या इतनी बात समझ में आती है। एक और निकाल देता हूँ ज़रा, सेकंड देखिएगा। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकाल रहे थे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कोई बताएगा, माइनस साइन एक्स, बढ़िया है, आपको याद है। इसका मतलब मैं इसको आगे उल्टा जाता हूँ, जब आप इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे साइन एक्स, क्या अंदाज़ लग रहा है क्या आएगा, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वापस लौट जाना, ये आपको मिलेगा कॉस एक्स, और साथ में ध्यान से देखना एक आएगा, दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरे नंबर पे आता हूँ, एक और ले लेता हूँ, मान के चलें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, याद है किसी को, सेक स्क्वायर एक्स, बढ़िया। इसका मतलब जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, कारण फिर वहीं पहुंच जाएंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। क्या इतनी मेरी बात समझ आती है? जो फर्स्ट टर्न है जिनका, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता दूँ, मेरे पास बैकअप क्लासेस की व्यवस्था है, लास्ट ईयर से ये मैंने कर ली थी, है ना। तो इसलिए सबसे पहला तो काम है, चूँकि आप फर्स्ट टर्न है तो आपको कुछ ये नहीं मालूम, जैसे जिनको मैं बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग आगे बता दें क्लास के ग्रुप में शामिल होंगे, कोई बेचारा रह तो नहीं गया। अच्छा, तुम्हारा एडिशन में क्लास टर्न करना भूल गया, ओके कोई बात नहीं, बाकी मैंने कर दिया था।
उसमें आप एक काम करेंगे, उस ग्रुप में आप जाएंगे तो आप पास शीट आपको मिल गई होगी मेरा ख्याल है PDF फॉर्मेट में, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की प्रिंट आउट जो है हम कहते हैं 1-8 टर्न बाद आपके धीरे धीरे सर्कुलेशन होना उनके स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा नंबर मैंने कहा था जैसे युवराज सिंह जी आपसे आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, शायद केमिस्ट्री उस टाइम का आपकी दिक्कत थी, लेकिन आपके लिए हमने कहा जो लास्ट टर्न का रिकॉर्डिंग थी वीडियो लेक्चर वो मौजूद है, आप डिफरेंशिएशन को उससे कवर कर लें। ये चीज़ आपके साथ भी, आपको अगर ऐसा लगता है डिफरेंशिएशन में कोई एक आध चीज़ नहीं याद आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में ऐड हो जाएगा, 1-2 दिन में आप प्रोसेस में आ जाएंगे। पुराना वीडियो लेक्चर एक बार देख लेंगे डिफरेंशिएशन का, PDF शीट सारे फॉर्मूले क्वेश्चंस मौजूद हैं, वो एक बार कर लेंगे, फ्लो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ इन 3 के लिए। बाकी मुझे लग रहा है मैं, क्या तुम बता सकते हो ऐसे हम कितने फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं? कम से कम 10 तो कर ही सकते हैं। वो 10 डिफरेंशियल के हमने पढ़ रखे हैं, मतलब 10 को आप रिवर्स कर सकते हैं आप चाहें तो। बढ़िया, तो अब 10 नहीं कर रहा है, इतने से अंदाज़ लग गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वैसे ही बता देता हूँ, d/dx ऑफ log x, log x का हुआ करता था 1/x। कहाँ इस्तेमाल किया था इसका, किसी को ऐसा याद है? थर्मोडायनेमिक्स में आप सही कह रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या चीज़ निकाल रहे थे? कार्नो इंजन से पहले आपने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, कुछ की याददाश्त वापस आई कि नहीं आई? और उसमें आपने निकाला था RT log V2/V1 और log यहीं से आया था। तो ये मैंने कहा ये तो तमाम सारे आप रिवर्स कर सकते हैं। चलो पहले मनोरंजन के लिए 4 लिख दो, फिर मैं आगे 2 खास बता देता हूँ और हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। बाकी में और एक बात याद रखना, जब आप लिख रहे हैं तो पूरा लिखना, पूरे का मतलब समझ में आ रहा है, बोथ द साइड्स, द डिफरेंशिएशन एज वेल एज द इंटीग्रेशन, ताकि एक ही बार में दोनों हो जाएं। क्योंकि हकीकत ये है कि हम ज़्यादातर इस साइड के फॉर्मूले याद रखते हैं, उस साइड तो हम याद ही नहीं रखते, तो वहीं निकाल लेते हैं। पर आते 4 फॉर्मूले, बाकी मैंने कहा बाकी रिवर्स कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन से उठा के, ठीक है ना? नहीं है तो शीट देख लेना, शीट में भी सारे मौजूद हैं। ठीक, चलें और आगे बढ़ता हूँ। एक ख़ास फॉर्मूले 2 मुझे ये सबने नोट कर दिएगा, युवराज सिंह कर दिया। मैं 2 और ख़ास फॉर्मूले तरफ जाता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और 5वां एक्चुअली इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी फिज़िक्स में, इसलिए मैं इसको अलग से बता देता हूँ। बायोलॉजी से आप हैं तो इसको तो पता रखिएगा ही, बाकी भूल जाओगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका आता है एक, ये याद रखिएगा। और एक बताता हूँ इसके बाद 6 नंबर, चले यहाँ एक 5वां फॉर्मूला लेके मज़े से। सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया होगा यार, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन t की पावर में ही होते थे, T2 T3 सब यही होते थे, 90% तो मैंने कहा यही इस्तेमाल होना है। और एक कौन सा लग जाएगा बीच बीच में इसके सहयोगी के तौर पे, वो मैं बता देता हूँ। क्या है, नोट कर दिया आपने? एक मज़ेदार फार्मूला आता है इंटीग्रेशन dx बराबर, और जैसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन dx बराबर, ध्यान से इधर देखो, ये लिखा था आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, 1/x, tan x, जो भी हो, इंटीग्रेशन ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू x। लगता है इंटीग्रेशन लिखने ही भूल गए किसका करना था। हाँ, तो ये याद रखना है, इसमें भूले नहीं है। एक्चुअली ये है
यदि एक हाथ खाली दे के हो गए, लो बताओ इंटीग्रेशन लिखने ही भूल गए, कैसा सवाल दिया है, मिसप्रिंट नहीं है। और ज़रा दिमाग लगाओ इधर, इसको बताते थे, फिर ये हो जाता है, सॉरी एक्स की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 आपको मालूम है, तो मैंने कहा इसको आप लिख देते हैं एक्स रेज टू पावर 0। क्या इतना क्लियर हो रहा है? और ध्यान देखना, इसका मतलब है अगली बार ये होगा एक्स की पावर n का, ये रहा जस्ट ऊपर फॉर्मूला, 0 आपका इस समय n है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 अपॉन x1/1, उसका कोई मतलब नहीं है, यानी सिंपल कहा जा सकता है। लास्ट लाइन चला जाता हूँ, इसका मतलब इंटीग्रल dx बराबर होता है, तो विद प्रूफ मैंने निकाल दिया है ताकि आपको पता रहे। बस इसको और आप नोट कर दें, ये ख़ास तौर से काम में आने वाला है 2 मिनट बाद। ठीक है, जैसे आप ऐसा करते हैं, एक छोटा सा अंदाज़ लगाएं, अगर इंटीग्रेशन 1 dx x है तो 2 dx क्या होगा? 1 dx समझ में आ रहा है, 1x है तो 2 dx क्या आएगा? 2x। 3 dx कितना हो जाएगा? 3x एंड सो ऑन। और ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा। आए हम लेते हैं स्टार्टिंग फॉर द क्वेश्चंस। एक आपको बता देता है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज़ जस्ट द, ये कहाँ से आपका पावर पॉइंट है, आपकी शीट ही है जो आपके पास PDF फॉर्म में भेजी है, यही सब लिखा हुआ है। क्या आपका रिवर्सल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है, अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है f' तो इंटीग्रेशन से कहा होगा वी कैन गेट फंक्शन ऑफ x अगेन, यानी साइन x था, अगर डिफरेंशिएट करके आप cos x पे आए तो इंटीग्रेशन से आपको वापस फंक्शन ऑफ x दोबारा मिल जाएगा, और कुछ खास नहीं। ये भी मैंने आप बता दिया, इट इज़ यूज्ड फॉर समेशन और टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ये भी अब आपको मालूम है। आप इस शीट को घर पे पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फार्मूलों की बात कर देता हूँ, कुछ फार्मूले में आप जाएंगे तो शुरुआती फार्मूले बहुत सिंपल से, मुझे लग रहा है एक्स की पावर n का मैं अभी आपको बता ही रहा था, और करना कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को रिवर्स कर दिया है, नथिंग एल्स। और कोई आप देख लें, मान के चलें इंटीग्रेशन dx, ये भी बता रहा था, e की पावर x, और इसका याद होगा, इसके तो लास्ट राउंड पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x होता था, तो लौट के भी वहीं आओगे, वहीं गए थे वहीं आ जाओगे, कुल मिला के वहीं बने रहोगे e की पावर x में, कोई दिक्कत नहीं। cos x dx sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल cos x है, तो cos x का इंटीग्रल sin x होगा। जनरली जो काम के फॉर्मूले 4-5 मैंने लिखा दिए हैं, बाकी आप मज़े से उनको नोट करते रहना, ठीक है ना। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। अब इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली एक छोटे से क्वेश्चन पे, ताकि हमारे पास एक मेन काम हो जाए। आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। लिख दें एक छोटा सा क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x। आ जाए, पहला क्वेश्चन, एक काम करता हूँ इधर से स्टार्ट करता हूँ सरलतम सवाल से, x रेज़ टू पावर 10, पहला इसको शुरू कर लेता हूँ। अगर आपको इसके इंटीग्रेट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x। पहले देखें, मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 10 एंड विद रिस्पेक्ट टू x। और एक काम करें, x की पावर n का फॉर्मूला देखें, देखो युवराज सिंह फुर्ती से भी लिखा होगा, एक मिनट पहले फॉर्मूले बड़ा अलर्ट रहना, फिजिक्स और मैथ्स की क्लास है, इनमें ढीले मत चलना। कितना लिखा है x की पावर n का फॉर्मूला? n+1/n+1, सही कह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए आप बताऊंगा, जो डिफरेंशियल पढ़ रहे थे उनसे मैंने कहा था डिफरेंशियल में कुछ नहीं करना होता है, और आज इंटीग्रल में भी रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, इसका अनर्थ मत निकाल लेना, बोले कुछ नहीं करना होता है तो करेंगे ही नहीं, फिर क्यों, ऐसी क्या बात बताए। कुछ नहीं से मतलब कुछ करना अरना नहीं होता,
सीधा आपका कितना हो जाएगा, चलो पहला सवाल में लिख देता हूँ n+1 अपॉन कितना हो जाएगा आपके लिए, हो गया। तभी तो कह रहे कुछ करना थोड़ा है कि तुम सोच रहे हो भारी कोई अपन वो चीज़ लगाएंगे, कुछ नहीं होना। हो गया क्वेश्चन द एंड। कोई दिक्कत इसमें साक्षी बताएं? नहीं। कर दें पहला सवाल, फिर मैं दूसरे पे आऊँगा। चिंता मत कीजिएगा, मैं करता आ रहा हूँ फुर्ती से, और जहाँ आपको शंका उभरे वहाँ पर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करेंगे अभी तुम्हारे लिए। इसको चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, काले पे काला चल सकता है। भाई ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आया हूँ। अब की बार इसको डिफरेंशिएट करूँगा। बड़ा सा क्वेश्चन अब की बार ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कर दिया, नहीं कुछ बड़ा आड़ा नहीं है। y बराबर आपको दिया है, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x और -2 sec स्क्वायर x और साथ में विद रिस्पेक्ट टू x आ जाए। कराएं डिफरेंशिएट। फिर मैंने कहा कुछ करना नहीं है। ये रहा 3 sin x का इंटीग्रेशन बताओगे? देखो ज़रा सही से बताओ, cos x या माइनस cos x? हाँ देख के बताना भैया, इसलिए पहले ही हमने कहा शुरुआती मिनट है, यहाँ गलती ना करें अंदाज़न। यहाँ बिल्कुल देख के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कौन सा टेस्ट ले रहा हूँ अभी, तो अगर माइनस cos x आप कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ये हो गया माइनस और ये हो गए। चलें अगला काम करें, cos x का इंटीग्रेशन बताएं। sin x, तो इसलिए मैंने कहा था इसमें आपके करने लायक कुछ नहीं है। इसमें आपने किया ही क्या है, आपने केवल और केवल, आगे बात समझ में। और अगला चले आते हैं 2 sec स्क्वायर x का, और बता दो तीसरे नंबर पे है 10x। खत्म। और वो भी मैंने दिखा दिया। मैंने किया क्या है, कुछ नहीं किया है। अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द रेडीमेड वैल्यूज़ नोन एज फॉर्मूले, ख़त्म, और कुछ नहीं। आओ लास्ट एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर इस सीरीज़ का हो गया सभी का, क्या देख लें। हाँ है ना? लास्ट आप चले आए x रेज़ टू पावर 1/2। आपको इंटीग्रेशन करना है x रेज़ टू पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वही बात, आपको n नज़र आ रहा है, जो मैंने कहा आप क्या कर देंगे, x रेज़ टू पावर n+1 और अपॉन, हाँ एक आग्रह आपसे ज़रूर करूँगा भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम ये आपके परफेक्ट हों, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन और हेल्प मुश्किल हो जाएगी। कितना कर दोगे, 1/2 + 1 3/2 और अपॉन में जाएगा 3 और बाई 2 तो बाई और 2, बस ऐसे ही लिखा जाता है। हो गया द एंड। कर दें तीसरा क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे हम फुर्ती से, ठीक है ना। और यही प्रयास है कहीं से कहीं तक किसी भी आदमी को डाउट दिक्कत रहे हो तो अब सॉल्व हो जाए साल शुरू करने से पहले, क्योंकि लास्ट में आते आते तुम्हें ये भी बता दूंगा कि आखिरकार इसका मतलब क्या निकलेगा। लास्ट में आते आते ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या इतना कर दिया आपने, हाँ ना, ओके। और आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन कौन सा ले लें, चलो अगला हम ले लेते हैं ये, अब उल्टे क्रम में कर रहे थे तो उल्टे में ही चलते हैं। आओ y = 1/x³, क्या काम करोगे, सही कह रहे हैं। इसको आप जो है
नेगेटिव पावर में कन्वर्ट कीजिएगा। 1/x पावर n के लिए आपके पास फॉर्मूला है ही नहीं, ये आप काम डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हैं। इसका मतलब पहले आप इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और चिंता मत कीजिएगा, पावर आपकी फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और क्या कहा जाए, रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, है ना, और कॉम्प्लेक्स बजाय गुमटी हो, कुछ भी हो, पावर इज़ द पावर, बस इतना याद रखना। और अगर इतना याद है, मुझे लग रहा है अब हो जाना चाहिए। किसी का नहीं आ रहा हो तो बताओ, किससे पूछा जाए? कितना आएगा युवराज सिंह? एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं -2 आ रहा होगा बेटा, ये ध्यान रखना। यहाँ नहीं सुधार पाएंगे, यहाँ सुधारने बैठेंगे तो पंचवर्षीय योजना चालू हो जाएगी सरकारी योजना में आ जाएंगे अपन। इसलिए चलो पहली बार है, लिख देता हूँ मनोरंजन के लिए। तो कितना बन जाएगा? बस यही आ गया ना, डेट्स ऑल। इसलिए मैंने कहा था प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ लास्ट, किसी को डाउट, कोई शंका है इसमें? हाँ ना, बताओ। अगला ज़रा करके देखो। चलो अगला तुम ये छोड़ो, पहले अपन इसको कर लेते हैं। बहुत ही अजीब सा लगता है, इसको करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ मैंने ले लिया है, मान चलें 6x³ + 2x² + 4x + 5 और विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार बहुत ध्यान से मुझे देख लें, फाइनल है। अब आप मुझे एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग जो है फिर थोड़ा सा स्पीड अप लेके 1-2 क्वेश्चन और कर देंगे। अगर आपको इसको करना है कि आपको ऐसा नज़र आ रहा है ये x की अलग अलग पावर्स हैं, सब x⁻n है, कहीं 3 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 1 होगा। आ जाओ मजे से चलते हैं। पहला हुआ आपका 6 x⁻3, x⁻3 का मतलब क्या होगा? क्या अब आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है? अरे इसमें तो हाँ या ना बताओ तो ठीक है। तो फिर हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख लें क्या? आप 3 + 1 तो यार ऐसे ही लिख लिया यार, थोड़ा ना ऐसे गिनोगे 3 और +1 4 हो गया। जिसके पूछ रहा है 2 बार इसलिए दिखा दिए। अब आ जाए x⁻2, कितना हो जाएगा? 2 + 1, 2 + 1, चलो 4 x⁻1 यानी कि 1 + 1 और 1 + 1 और सबसे खास 5। इस 5 का क्या करें? 5x। अभी नहीं कह रहे थे इंटीग्रेशन 1 प्रूव किया था, इसीलिए किया था। मैंने कहा था जो बहुत पढ़ा रहा हूँ उसी पे हूँ। इंटीग्रेशन 1 dx आपका था 1x, मैंने कहा था 2 dx आएगा तो 2x, और 3 dx आएगा तो 3x। और एक बहुत सिंपल ही चीज़ बता देता हूँ, वो याद रखिएगा। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो हम बताते हैं, लगभग 99% लोग करते हैं। वो ये करते हैं, जैसे यहाँ 5 दिखा इसका इंटीग्रेशन 0 रख देते हैं। पहले बताओ 5 का इंटीग्रेशन 0 रखता क्यों है आदमी? हाँ एक्चुअली क्या है, दिमाग में डिफरेंशियल फीड होता है, dy/dx ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। ये भूल जाते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और इसमें अपने को कम नहीं करना, इस बेचारे को बढ़ाना है। तो इसलिए ये हो जाएगा 5x। और कुछ दिख रहा हो छोटा मोटा काम तो वो भी निपटा लो। क्या होगा भाई? 2 2 जा 3 वाला है ना, क्या कर दूँ? 3/2 हो गया। और क्या हो जाएगा? ये तो वही रहेगा। अरे और इसमें भी 2 कर लो, चलो ठीक है, ठीक है तो कर लेना यार, कर दें। इसलिए मैंने इसको दिखा दिया था, इसका ट्राई करें फिर। और इसका आंसर मुझे बताइएगा फुर्ती से उसको करने के बाद। बढ़िया हो जाएगा। कितना आ गया? मुझे चेक करने का पीछे सही है। चलें बढ़िया, छोड़ दूँ इसको। चलें डायरेक्ट दिखा देता हूँ।
एक्स स्क्वायर 2 + 1 2 + 1 बी एक्स 1 + 1 1 + 1 प्लस सी एक्स, ख़त्म। क्या है बेटा, आगे ऐसे ही ज़रूरत पड़ेगी ना, अब आगे इतना फॉर्मूले लेके थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाएँ एक अगला आपके लिए आ जाता है सारे टाइप्स जितने हम बता दें आप फंस सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइप्स मैंने इसलिए डिस्कस कर दिए हैं। जब आप जाएंगे आप कर रहे होंगे √(x³ और साथ में उसका dx। फिर एक बात जाएगी, अंडर रूट के लिए अपने पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई बात नहीं। अंडर रूट का इलाज हम बचपन से करते आए, 6वीं 7वीं से, शायद 7th में ही आ जाती हैं, सर्ड वगैरह, है ना। तो आप इसको कर दीजिएगा x⁻⁴, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 3/2 .dx। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ही था, पावर होती है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी बनी रहे, पावर है, दैट्स ऑल। तू रिमोट तोड़ दे जब तक मेरा है, क्यों वास्ता। कितना हो जाएगा, x⁻n+1 और अपॉन, अरे कोई समस्या है इसमें, कर दें मज़े से, कोई डाउट हो तो बताएं। किए हुए थे आपके सारे इस टाइप क्वेश्चन लास्ट ईयर, बस तो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिफ़्रेश कर दिया ताकि अब साल भर आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। दिक्कतें कहाँ आएंगी वो भी बता दूंगा अभी। लास्ट एक फाइनल स्टेप भैया अपने आप लिखिएगा, वो आप 12th में, अब आपको वो नहीं सिखाना पड़ेगा कि 3/2 + 1 आपका कितना हो जाए, और अपॉन का 5 और बाई 2, खत्म, ठीक। चले, क्या है, इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं। √x + 1/√x करें, आप भी करें, मैं भी करता हूँ। जो फंस जाए वो मेरी साइड देख लेना। ये है मेरा क्वेश्चन, √x + 1/√x का इंटीग्रेशन। कोशिश करें, जब आप अटकें तो आप मुझे देख लेना, मैं तब तक बोर्ड पे आगे प्रोसीड करूँगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान जा रहा है। सबसे पहले आप उसको पावर फॉर्मेट में ले आइएगा, और इसलिए लगा था पुरानी 9th 10th वगैरह की मैथमेटिक्स ठीक हो, अंडर रूट आपको दिखाई रहे थे, पावर 1/2 होगा, ये भी पावर 1/2 होगा, लेकिन ऊपर जाके साथ साथ नेगेटिव और हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 1/2। और लास्ट काम एक ये पावर हो गई और एक ये हो गई। अब इसके बाद अगला फिर वही आपके फॉर्मूले लग जाएंगे, x⁻n। ये आप देखेंगे मैंने पिछली किसी क्लास से हेल्प ली है, इसमें 11th का कोई रोल नहीं। और फाइनल जब मैं जाऊंगा तो ये हो जाना चाहिए इसको सॉल्व कर लोगे कि इसको भी हम ही करें? हाँ, ये हो जाना चाहिए यार, ये नहीं। कितना हो जाएगा, शायद x की पावर हो जाएंगे 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 मतलब हो गए, और क्या होगा प्लस आपका हो जाएगा x⁻1/2 और अपॉन 1/2। तो अपॉन का 1 क्या करेगा, अपॉन ही ख़त्म हो गया, केवल 2 ही 2 रह जाएगा। सही है ना? बताओ ऋषभ सिंह जादौन, कुछ खो गया तुम्हारा? 1/2 गायब हो गया। अच्छा, तो अगला भी अगले में कुछ नहीं हो ना, अगला तो इसी का
फ़ोटो कॉपी क्वेश्चन है, अगला तो होमवर्क दे देता हूँ मन जब मज़े के लेने होते हैं तब क्योंकि अगला अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? अगले क्वेश्चन है क्या, प्लस का माइनस करके वापस चले आओ, ख़त्म। जब टाइम पास करना होता है तब दे देता हूँ, करो घर से कर लाना होमवर्क। 11th वाले में जो आते हैं उन्हें होमवर्क अच्छा लगता है, होमवर्क। नहीं, अब पीछे नीचे 10th वाले दिख रहे होंगे, सब होमवर्क चेक कराते हैं। 12th वालों का भी होमवर्क चेक कराते देखा है 12th वाले ना कराएंगे। 12th वाले लड़कों का टाइम होम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पे होता है, तो उन्हें तो कॉम्प्लेक्स वर्क लिख के देना पड़ता है। आए 3 और स्पेशल टाइप बता देते हैं जहाँ आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, और सारे टाइप्स मैंने बता दिए, समझ में आ रहा होगा। सिंपल एक्स रेज टू पावर एन, दूसरा मैंने कहा था एक्स रेज टू पावर एन में कभी अगर आप अंडर रूट या 1/n में फंसेंगे किसी फंक्शन में जाके, उसका इलाज हमने कर दिया। तीसरा ध्यान देखना, बहुत रेयर जगह, गिनी चुनी एक आध जगह है अपने पास जो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर पे जब जाओगे, तीसरे चौथे चैप्टर पे, उसमें आप देखना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं और उसमें इंटीग्रेशन करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय मैं आपको रेफ़र करूँगा इस टर्न के लिए। बटा अपनी कॉपी उठा के उस टर्न का देखें। जैसे आप देखें इस समय आपको इंटीग्रेशन करना है कॉट स्क्वायर एक्स का। अब आप एक काम कर लें, आप याद करें जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, पूरे डिफरेंशिएशन में कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही नहीं होगा। जब डिफरेंशियल में नहीं है तो इंटीग्रेशन में कहाँ से आ जाएगा? तो इसका मतलब ये फ़िलहाल नॉर्मल जो हमारा तरीका था उससे तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्या करें? अच्छा, मुझे लगा कार्तिक कह रहा छोड़ो सर नहीं हो रहा तो काहे के लिए बोले। हाँ, फालतू में कहाँ परेशान, नहीं हो रहा छोड़ दो बोले ठीक है। बढ़िया। 10th ईमानदारी से पास की थी। अब याद दिलाता हूँ, एक डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। क्योंकि आपकी डिफरेंशियल की लिस्ट में ये 6वें नंबर पे है, तो इसलिए अक्सर इस तक हमारी निगाह नहीं आती। हम शुरू के 3-4 में खेल के बाहर हो जाते हैं। डिफरेंशियल का मैंने इसलिए लिख दिया, इंटीग्रेशन नज़र आ गया होगा, दिख गया ना इंटीग्रेशन, इसीलिए मैंने वो वाला लिखा है जो मैंने कहा था आप याद रखें। आ जाओ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? ये होगा आपके लिए, और -1 का हो जाएगा x, ख़त्म। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और एक मज़ेदार बात है, चूँकि मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ तो जो मैथ्स वाले हैं उन्हें तो मैथ में भी हम बता दें, पहली दूसरी एक्सरसाइज यही होंगी। हो गया, समझ में आ जाता है? अंदाज़ लगाओ ज़रा, अगला हो सकता है क्या? 10 स्क्वायर एक्स, इसी के जोड़ीदार फॉर्मूले से होगा, और उसकी हिंट में याद दिला देता हूँ आपको। मालूम है dy/dx ऑफ 10x, ये तो अभी आपने पीछे भी इस्तेमाल किया था। ये आपका कितना था? sec स्क्वायर एक्स। इसका मतलब बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, याद आ गया? क्योंकि फिर वहीं जाऊँगा। इसको जब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx, तो एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो मैं डिफरेंशियल के फॉर्मूले मेरा हमेशा निकालता हूँ ताकि आपको दोनों याद रहे। निकाल दें तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका
ठीक, नए हैं तो मैंने कहा फार्मूला और रेफरेंस भी साइड में लिखते आना, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका रेफरेंस भी आप, क्योंकि ध्यान रखना ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये मैं स्पष्ट बता दूँ, इंटीग्रेशन पढ़ाना इस साल मेरे सिलेबस में कहीं से कहीं तक नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा मैं इसमें पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं कहूँ भैया ये कल याद करके लाना या ये तुम लिखो या नहीं लिखो, ये तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये तो ये मान के चलें क्रीज़ पे उतरने से पहले बैट्समैन को पैड और हेलमेट कस रहा हूँ, ख़त्म। अब उन्हें तुम ढीला छोड़ देते हो और कोई बाउंसर तुम्हारी नाक फोड़ देता है तो उसके ज़िम्मेदार तुम स्वयं हो, है ना। लास्ट एक टाइप चला जाता हूँ 1/1 - sin x। फिर वही सवाल पूछूंगा, 10th अच्छे से किया था क्या भाई? एक ही आदमी ने किया था बेचारे ने। इस टाइप के क्वेश्चंस का तुम क्या करते थे? 10th की याददाश्त बताओ, है रेशनलाइज कर देते थे, तो अब भी कर दो, चिंता मत करो, कर दो। मेरी बात समझ में आ गई? इसने कहा था कुछ जगह आपको पुरानी जानकारी लेंगे, आपसे ही पूछा है 10th में थे क्या करते थे, वही कर दो। इंटीग्रेशन तो हम संभाल लेंगे। कितना हो जाएगा ध्यान दिया? ये हो जाएगा 1 + sin x। चलो एक चीज़ बताओ ज़रा, नीचे 1 - sin स्क्वायर x आएगा। हाँ, मैं इसको डायरेक्ट cos स्क्वायर x लिख लूँ क्या, कि वही लिखूँ पहले फिर बदलूँ? लिख लें, चलो सबकी राय है। तो एक काम करो, 1 - sin स्क्वायर x हो गए cos स्क्वायर x। और ज़रा इधर देखें, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में क्या आएगा? एक सेकंड इधर देखिएगा, ये 1/cos स्क्वायर दिख रहा है। 1/cos स्क्वायर का मतलब होगा, एक अच्छी बात है, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हमारे पास है और कहीं नहीं मिले तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल करके उठे हो। sec स्क्वायर x का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल कर चुके हो, यानी इतना पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर तो निकल आएगा। इसको और देख लो, ये कितना लिखा है दिख रहा है? तो ध्यान देखो, साइन अपॉन पहला कॉस हो जाएंगे 10x और एक और बचेगा 1/cos, वो जाएगा sec x। यानी आप इसको कुल मिला के लिख सकते हैं और एक dx बेचारा आ गया, नहीं आया समझ में? sec x 10x में तो किसी कोई दिक्कत नहीं, बस तो हो गया। इसके लिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन की बताऊँगा लेकिन, और ताकि आपको वहाँ से याद हो। dy/dx ऑफ sec x आपके डिफरेंशिएशन का 5वां फॉर्मूला, इसलिए बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का 5वां, 6वां या 7वां, उसके याद कर लीजिएगा। 10 के 10 सब इसमें लग जाएंगे एज इट इज़ उठ के। नए फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के 10 यहाँ रिवर्स होके उल्टे होके काम में आते रहेंगे। चलें कर दें, अब तो हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका आपको मालूम है, ये हो गया 10x और इसका हो गया sec x, और ज़्यादा है तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, आंसर ख़त्म। और क्या हो गया? ठीक, कितने सवाल कर लिया आपने इंटीग्रेशन के? लगभग है 12 सवाल कर मारे हो रहे। चलो मतलब 10-12 मान लें मोटे तौर पे। मैं तुम्हें कहना था एक भी नहीं किए हमने, हैं तुमने उतारे हैं। हाँ नहीं, ये भी भ्रम होता है, बोले हमने कितने किए, बोले 12 न, कितने किए हैं? किए कि उतारे हैं? चले ठीक है, 12 सवाल हम बता दें आपने कर लिए कि इंटीग्रेशन का रफ आइडिया लग गया होगा। अब मेरा मानना है कि इंटीग्रेशन जब हम बीच में इस्तेमाल करेंगे आप अटकेंगे कम। एक लास्ट पार्ट और रह जाता है इंटीग्रेशन का। लास्ट पार्ट कौन सा रह जाता है? जिसकी चर्चा हम ध्यान देखना शुरुआत में कर रहे थे, हमने इंटीग्रेशन ही शुरुआत की थी। मैंने आपसे कहा था जितने भी इंटीग्रेशन फिज़िक्स में आते हैं उन सब में आप देखना
लिमिट्स रखी होती हैं, और लिमिट्स में अपने यहाँ एक दिक्कत है, मैथमेटिक्स में जो सवाल आता है उसमें लिमिट दी जाती है, और फिज़िक्स में हमें लिमिट खुद ही गड्ढा खोद के निकालनी पड़ती है कि हमें लिमिट रखनी क्या है। इसलिए इस पे बात करता हूँ। यहाँ से आगे जो आप इंटीग्रेशन ही चर्चा करते हैं वो इंटीग्रेशन आपके लिए कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जाओगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी हम बात करते हैं 1 मिनट में। कौन से सवाल पे अपन थे, शायद इसी के आसपास कहीं थे ये थे, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है कि आपको इंटीग्रेशन का मतलब मालूम है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल याद देखना, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये मैं समेशन कर रहा हूँ, ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। यही करोगे, 4 इधर बैठे हैं, 5 इधर बैठे हैं, 6 उधर बैठे हैं, 3 उधर घुसे हुए हैं, मतलब एक राउंड ऑफ टोटल कुछ ही मान लो 20। आपने कहा है 20, ये जो आपने निकाला है क्या है, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड वैल्यू। ये आपने सम अप किया हुआ है। क्या है, मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ ना। जब आप ये समेशन कर रहे हैं तो फिर एक अगली बात आती है। अभी जो आप कर रहे थे सीधा कर दिया था, कितने हैं टोटल निकाल दो। मेरा आपसे कहना है, क्या मैं इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या आपने ध्यान दिया, आप इस समेशन प्रोसेस की एक लिमिट स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप उसकी सीमाएं बता रहे हैं कि आपको इंटीग्रेट या समेशन तो करना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करना है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान के चलें, आपसे कहा जाता है कि आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की वैल्यू नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मतलब मालूम है क्या है? क्योंकि हम फिजिक्स में हम वैल्यू तो हमें मालूम है, सब रटे होते हैं फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मतलब समझ में आता है किसी को? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का मतलब है समेशन ऑफ cos x की जितनी भी वैल्यू है उन सब का समेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। क्यों लिखा है? क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है, अगर हम x बदलेंगे तो cos x की वैल्यू बदलेंगी। अगर आप x इज इक्वल्स टू 30, 45, 60 या 90 करोगे तो cos x की वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में बदलती हैं। तो क्या कह रहा है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ cos x, और कौन सी वैल्यूज़ जो किस पर डिपेंडेंट हैं। क्या ये बात सही है? बढ़िया। अब कोई आदमी जो है ध्यान देखना है, इसमें लिमिट स्पेसिफाई कर सकता है। वो नहीं चाहता कि आप सारी वैल्यूज़ बताएं। मोटे तौर पे मालूम है 0 से 360 डिग्री तक टोटल एंगल होता है, या 0 to 2 पाई, ठीक है। और एक छोटी सी बात चलो लिख देता हूँ बगल में, नहीं मालूम हो तो याद रख लेना भैया, लास्ट ईयर पढ़ाया करते थे, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर हमने π/2 π/3 का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। पाई रेडियन आप 180 लेते हैं, π/2 सरी की चीज़ों को आप 90 डिग्री लेते हैं। π/3 चला जाऊँ तो दिख जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो एटसेट्रा, फिर आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर कोई आदमी चाहता है मुझे सारे नहीं निकालने मुझे तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच की वैल्यू बता दो भैया, वहीं यहाँ से यहाँ तक का टोटल निकालना है, मुझे पूरा नहीं फैलाना, कोई दिक्कत नहीं। ये आदमी क्या काम करेगा, π/6 और π/3 का मीनिंग समझ में आ रहा है, 30 एंड 60 डिग्री इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसका मतलब ये है समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ cos x, लेकिन 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में। अब आप पूछेंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो बिना किसी चिंता के बताता हूँ, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा जैसे होता था। इंटीग्रेशन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना है। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता था है? केवल अंतर इतना है, अब ये वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, इन लिमिट्स के बीच में होगी। इनके लिए आप एक शॉर्टकट टर्म याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों को लास्ट ईयर का भी याद होगा क्योंकि हमने 50 इंटीग्रेशन कराए हैं। और ये जो आता है इसमें हम कह देते थे, आप ये याद रखिएगा,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सवाल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्चुअली याद देखना, ये x की हायर वैल्यू और x की लोअर वैल्यू मौजूद है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको x की एक बार अपर वैल्यू रखनी है और एक बार लोअर वैल्यू रखनी है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप x की जगह एक बार रखेंगे माइनस, ये हो गया अपर लिमिट के साथ वैल्यू, एक बार आप रखेंगे और बस हो गया। इसके बाद फिर वही पेटेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आपने 10th, और अगर आपका जवाब है हाँ तो फिर मेरा आंसर निकल गया। साइन 60 कितना होता है बताओ? √3/2, और ज़्यादा है तो क्या करोगे? इस पे नहीं जा रहे। मुझे बताएं क्या ये प्रोसेस समझ में आई है, हाँ या ना? इसीलिए आप देखेंगे जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो आपकी शीट आपसे यही बताएगी। डेफिनेट इंटीग्रल आपसे क्या चीज़ बताएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे बताएगा व्हेन अ फंक्शन इज़ इंटीग्रेटेड बिटवीन द लिमिट्स। जब लिमिट्स के बीच में जाएगा तो उसे आप किस नाम से जानते हैं? वो फिर आपके लिए कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। तय हो गया कि हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ के लिए ही चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान से इधर देखें, फंक्शन ऑफ x आप इंटीग्रेट कर रहे हैं a और b लिमिट्स के बीच में। ध्यान से देखना, नोटेशन यहाँ स्मॉल f है या आपका कैपिटल F आ गया होगा। कैपिटल F का मतलब है कोई दूसरा फंक्शन। जैसे आपने cos x को इंटीग्रेट किया था तो इंटीग्रेट हो गए कुछ और आ गया होगा, cos x का आ गया होगा sin x, या 10x होता उसका आ जाएगा sec²x। किन लिमिट्स के बीच में आएगा? b और a। इसीलिए अभी आपको पहले मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है। फिर आपने क्या किया था, आपको ध्यान है, एक बार आपने sin x की वैल्यू निकाली थी π/3 के लिए और एक बार sin x की वैल्यू निकाली थी लोअर लिमिट के लिए, और दोनों का तो बस ये आपकी किताबी लैंग्वेज हो गई जिसे हम कहते हैं बुकिश लैंग्वेज। फंक्शन ऑफ x आएगा a और b में, एक बार आप निकालेंगे x का मतलब b के लिए वैल्यू, जो भी sin b, cos b, tan b जो भी आए, एक बार आप निकालेंगे लोअर लिमिट के लिए वैल्यू और दोनों का निकालेंगे। और इसलिए इन शॉर्ट इसे कैसे याद रखा जाता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या अभी कहानी समझ में आती है, हाँ ना बताएं? बढ़िया। अब ये मत पूछना सर a इज़ द कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज़ द, अच्छा ये लोअर लिमिट है और ये वाली अपर। नई बात पता चली बोले आज, इतनी नई बात नहीं है ये। एक काम कर दें, डेफिनेट इंटीग्रल का एक यही क्वेश्चन सॉल्व कर दें मज़े से। बोलो। मिल गया कंप्लीट, हाँ ना बताएं? कोई समस्या है इसको समझने में? नहीं, जनरली कर दिया सभी ने। चलें एक बार हम इस क्वेश्चन को करके ट्राई कर लेते हैं। 2x² + 3x + 3 आपको इंटीग्रेट करना है
और एक मज़ेदार बात, इस इंटीग्रेशन को आप पहले कर चुके हैं, अब की बार डिफरेंस ये है कि आपको इसे लिमिट के बीच में करना है 0 और 6 के। क्या करोगे सबसे पहले बताओ? सबसे पहले तो जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे इंटीग्रेट कर लेना, पहले इंटीग्रेट तो करो तब तो आगे जाएंगे। क्या होगा, ध्यान दिया, ये 2x कितना हो जाएगा 3/3। अब तो याद है ना सबको, n+1/n+1 यही होता है। बढ़िया, और आगे बढ़े 3x 1+1/1+1 ये भी हो गया। और आगे जाएगा +3 का आप कितना करेंगे 3x कर दें। अगर आप केवल इंटीग्रेशन कर रहे होते तो आपका आंसर यहीं ख़त्म हो जाता। सही है। अब क्या करोगे, अब मैंने कहा इंटीग्रेशन अकेला कर रहे होते यहीं एंड हो जाता है। क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं, ax² + bx + c सरी का कर चुके हो। अभी ये वैल्यू आप देखना, ये मांग रही है लिमिट्स, और लिमिट्स इसने क्या ली है, लिमिट्स इसने लिया है 0 to 6। मैंने कहा था एक बार इस वैल्यू को आप निकालेंगे अपर लिमिट के लिए, एक बार आप निकालेंगे लोअर लिमिट के लिए। यानी ध्यान से मुझे देखें, अब क्या होगा, ये हो जाएगा x³ बोलें तो +3/2 x² बोलें तो क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? अच्छा, माइनस, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो देखो माइनस हमें कुछ करना नहीं है, 0 ही रखना है, पर फिर भी पहला सवाल है, बाद में अपन अपने उसमें करेंगे तब 0 रख दिया करेंगे। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो कोई कहेगा 0 कैसे रख दिया, और सारे 0 हो जाएंगे। ये तो निकाल ही लोगे, सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। देख लो कितना आ रहा होगा, चलो यार ये तो निकाल लोगे यार, इसमें कौन दिमाग लगाएगा, ये तो निकाल लेंगे। तो मुझे तो ये बताएं, ये प्रोसेस समझ में आती है या नहीं? बस मेरा काम जो बताना था वो समझ में आ रहा है तो आप सही है। नीचे क्या आएगा वो तो कर लोगे, 6 का क्यूब और /3 एटसेट्रा वो कर लेना। क्या अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ जाते हैं, लिमिट्स रखते हुए आप कैसे जाएंगे? बढ़िया, तो क्या करें, ये वाला तो करा ही रहे थे, चलो एक ये वाला कर दो, एक वाला घर से कर लाना। cos x dx कर दो 0 to π/t, और फुर्ती से आंसर बताओ। प्लस का 1 या माइनस का 1? ठीक है, देख लेते हैं। cos x का इंटीग्रल कितना आ रहा है, sin x। बढ़िया, समझ में आ गया है। और sin x आएगा तो फिर लिमिट आ जाएंगी, रफ में कर रहा हूँ है ना। एक बार आएगा sin 90 और माइनस आएगा sin 0। sin 0 0 होता है, तो sin 90 कुल मिला के कितना हो जाएगा 1। तो मेरा ख्याल है अब आप कर ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, अब हम बात करते हैं आखिरकार में सवाल कर क्यों रहे थे। कर इसलिए रहे थे क्योंकि आप ये माने चलिएगा फिज़िक्स में इंटीग्रेशन होता है विक्रम और बेताल की जोड़ी। ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान में तो चली रही है और भविष्य में भी रहेगी। नहीं जिन्हें भरोसा नहीं, मैं दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये भूतकाल में थी,
और जिन्हें याद हो उन्हें याद आएगा, ग्रेविटी वाले चैप्टर में ये इंटीग्रेशन 4 या 5 बार आता है, यही सेम इंटीग्रेशन। एक बार आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, एक बार आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से, एक बार आता है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट्स के नाम पर, और एक बार आता है एस्केप स्पीड के नाम पे। एक ही इंटीग्रेशन 4 या 5 बार मौजूद है। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा आज के टर्न का सारांश। समरी ऑफ द टुडेज टर्न आपको समझ में आती है क्या है? समरी ऑफ द टुडेज टर्न ये नहीं है, समरी ऑफ द टुडेज टर्न एक्चुअली ये है, ये जो आपके सामने लिखा है KQ1Q2/r² या K1Q2/x²। ये बताऊँ, ये कूलॉम्स लॉ है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले दिन का फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस का फॉर्मूला। और जैसे ही आप 1 या 2 टर्न खिसकेंगे उसके बाद ये डेरिवेशन आपके पास आएगा 6 बार। और इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं अगर कायदे से कहा जाए, कोई पूछेगा 12th पढ़ा रहे हैं या नहीं, तो बताता हूँ 12th के 6 डेरिवेशन कवर कर दूंगा अगले 5 मिनट में। वहाँ याद दिला दूंगा, बेटा रेफरेंस के लिए उस दिन पढ़ा रहे थे, जाके देख लो। यही इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट्स में अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? R1 to R2 है, एक बार इन्फिनिटी टू R आएगी और एक बार R2 इन्फिनिटी आएगी। लास्ट की लाइन एक वैल्यू वाली हम बदलेंगे। तो चलो, पहले मैं 12th का नहीं करा था, पहले मैं तुम्हें नियमानुसार 11th वाला कराऊंगा, ठीक है ना? क्रम से बढ़ना चाहिए ना आदमी को। आए देखें ध्यान से, आपसे इंटीग्रेशन कह रहा है GM1m2/r².dr। अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जाना चाहते हैं तो मुझे देख लें 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा। इधर देखो बहुत ध्यान से, आपको करना है इंटीग्रेशन। क्या आपको ध्यान है GM1m2/r²? ये है क्या? ये नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखा है। और अगर ये याद आ गया, जी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट था, m1 m2 मासेस हैं, ये भी कांस्टेंट थे। कांस्टेंट यानी कि नंबर। तुमने याद लिया है, जब नंबर अपन लेते हैं तो नंबरों के साथ अपन कुछ नहीं करते, उन्हें चुपचाप इंटीग्रेशन के बगल में रख लेते हैं। देख लो, 2x² में 2 बगल में रखा था, x² का इंटीग्रल कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा पीछे दिखा देता हूँ। 3x 3 ये रहा, x का इंटीग्रल कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर भी एक छोटा सा काम करें। कहाँ गया? अच्छा, और पीछे था बेचारा। ये आपके हो गए GM1 m2। अब हम जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²। जैसे आप 1/r² जाते हैं, अपने ही कोई पिछला प्रश्न पलटें, आपका ध्यान जाएगा 1/, के लिए अपने पास कहीं जगह नहीं है। अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें पावर माइनस में कन्वर्ट की होगी। मिल गया एक आध ऐसा क्वेश्चन? नहीं मिला? क्या है लास्ट में, बस मैं हूँ 5 मिनट में आपको दिखा दूँ। ये रहा 1/x³। देखें ध्यान से, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा जो मैं कर चुका हूँ। इससे आप समझ में आ जाएगा मैंने यही पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए थे। उनके सिलेक्शन के पीछे मेरा कारण था। जब आप अटकेंगे मैं कहूँगा इंटीग्रल के 2 पेज लिखे थे, पलट के देख लो। समझ मेरी बात आ रही है? आप चेक करें 1/x³ का आपने क्या किया था, पुराने ही सर्कल लगा हुआ है, नया नहीं लगाया। तो इसका मतलब साफ समझ में आएगा। यहाँ लास्ट में चला जाता हूँ, काम कर रहे थे यहाँ कहीं। 1/r² का मतलब लिमिट्स, चलो लिमिट्स बाद में रखूँगा 1 मिनट बाद। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपका हो जाएगा GM1 m2। जिसे नहीं ध्यान आ रहा, चलो और एक स्टेप बढ़ाता हूँ, वैसे तो हो जाना चाहिए था। यही आता है ना भैया? और आगे जाएं, कितना बनेगा? ये आपका हो जाएगा GM1 m2। अब इतना तो कर लोगे। अब वक्त आ चुका है मैं लिमिट्स और रख दूं, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया। लिमिट्स क्या आती हैं आपकी? इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r और इन्फिनिटी से r। इतने स्टेप कर दें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताएं।
देख लें। क्या इतना सभी को मिल गया? मुझे लग रहा है -1 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, केवल माइनस ही कर देगा सामने और कुछ नहीं कर रहा। कितना हो जाएगा आपका -GM1M2? क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है? R-1 का मतलब 1/r होगा, हाँ या ना? और 1/r है तो एक काम करो, लिमिट रखो 1/r में अपर लिमिट, फॉर्मूला याद है, अपर माइनस लोअर लिमिट। 1/r में एक बार होंगे 1/r और एक बार होंगे 1/∞। क्या ऐसा याद है कि 1/∞ 0 होती है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका इस तरह से हमारी 11th का समापन हुआ। हाँ, सबसे खतरनाक यही होते थे 5 डेरिवेशन, सबसे खतरनाक वाले 5 कर दिए, और क्या चाहिए? कर दें कंप्लीट। भाई टाइम मत देखो, अभी तो होगा अपने पास, हम पढ़ाते ही होता है जो टाइम के अंदर ख़त्म हो जाए। कर दिया? हाँ ना, बताएं। मेगा हो गया, ये गुलवाल को पीछे तुम्हारा हो गया है कंप्लीट? कोई समस्या है इसमें? कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं, बस तो एक काम कर दें, 11th मैंने ख़त्म कर दिया, 12th आप चालू कर दें। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, किसी को छोटा छोटा ना बेचारे दिख रहा हो तो। हो जाएगा ऑफ कोर्स, इसीलिए ध्यान नहीं दिया। वहाँ कहा था M1 M2 मासेस थे, Q1 Q2 चार्जेस हैं, ये कांस्टेंट होंगे। के तो वैसे ही दिख रहा होगा, तभी मैंने कहा बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है, तभी तो तुम्हें दिया है। मैंने कहा ना 11th मैंने ख़त्म कर दी, अब 12th तुम चालू कर दो। 5 डेरिवेशन हो जाएंगे एक साथ, कर दो, बेहतर है। हाँ, 5 एक साथ नहीं मिलेंगे, ये बता देता हूँ। 2 फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 3 सेकेंड चैप्टर में जाके मिलेंगे। लिमिट बदलेंगी, अलग अलग हो रहेंगी, कभी R1 R2, कभी इन्फिनिटी टू R, कभी R टू इन्फिनिटी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक इंटीग्रेशन आ गया तो 5 आ जाएंगे। नहीं आया। हाँ सही है, बस वो यही रहेगा। एलसीएम क्या लेने उसके। ठीक है, छोटी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, उसको हम सही कर लेंगे। लिमिट रखने में ही है, बाकी सब जगह सही हो। बढ़िया। बोलो, आदित्य शर्मा नहीं हुआ? नहीं, लिमिट मत बदलो यार, ये गैर कानूनी काम है। ये तुमने जी क्या कर दिया? नहीं, ये 2 बार मत लिखना, ऐसा लग रहा है कि 1/r × R2। 2 बार मत लिखना, वैल्यू रख रहे हैं ना, x की वैल्यू। चलो वाल को तुम एक आध दिखा दो। और ये
बढ़िया, गुड। R-1 और R2 और R1। अरे तुम्हारे छोटे छोटे यार एंड तक जाते जाते बड़े बड़े हो गए यार, हैं? ऐसा मत करो। हो गया कंप्लीट हर्षवर्धन सिंह? बढ़िया। बस एक छोटा सा काम हम दिखा देते हैं, इसलिए अब इसको फुर्ती में दिखा देता हूँ लास्ट में। जो एक आध छोटी मोटी हम कहते हैं राइटिंग पैटर्न की एरर है, उनको आप चेक कर लेना। क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आप उठाओगे, ये हो जाएगा आपका K1 Q2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x²। 1/x² का मतलब आप लिखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं है, कोई कहेगा माइनस है क्या, ये भी एक दिक्कत है। पेन बेचारे को और पतला कर लो, ये अब ठीक है। लिमिट्स आपकी क्या है? लिमिट्स हैं आपकी R1 और R2, और आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा K1 Q2 x⁻² -2 + 1 और -2 + 1। अब आप जिस लेवल पे डायरेक्ट ऐड कीजिएगा, -1/-2 + 1, यानी कि -1 लिमिट्स जो है आपकी वो है R1 और R2। बस लिमिट में भाई बदल मत लेना, ये गलत चीज़ है, तुम धीरे धीरे बदल दी लिमिट। हम दिक्कत बता देते हैं ना क्या होगा। मैं कह नहीं रहा ये डेरिवेशन 5 बार आएगा और 5 बार लिमिट अलग अलग होंगी, तो समझ में आ रहा है? जब हम निकलवा रहे होंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, मेरा होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये भी आएगी, और तुम निकाल दोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे निकल गई? बोले सर लिमिट बदल दी थी। फिर कह रहा हूँ, हाँ नहीं ध्यान रखना, डेरिवेशन 5 बार है, 5 बार में अंतर क्या है? इन्हीं का तो अंतर है, तो इन्हीं का अंतर है, यही बदल दी तो एक डेरिवेशन का आंसर दूसरे में चला जाएगा। चले, इतना तो सही था। इनमें से क्या था? -1 क्या करेगा? केवल एक छोटा सा काम, ये आपका उठाएगा -k Q1 Q2 x-1। x-1 का मतलब आप क्या रख रहे होगे? 1/x, और लिमिट्स आपने कितनी रखनी थी? R1 to R2। बस एक अगला काम कर दीजिएगा, K Q1 Q2। जब आप लिमिट रखें तो सतर्क रहिएगा। पहले बताएं, इस स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साधारण इंटीग्रेशन था पुराना वाला। ये केवल -1 वो क्लियर किए हैं। जो आप लिमिट रख रहे हैं 1/x की जगह सीधा x की वैल्यू रखिएगा, ठीक है ना? बाकी कोई लेटर उसमें आना ही मत। अपर लिमिट हो गया माइनस इस x की वैल्यू, चेक करें क्या सभी का आंसर यही है? चेक कर लो अच्छे से, प्लस माइनस की कोई एरर तो नहीं है। और एक लास्ट बात बताता हूँ, गणित में एक महान परंपरा रही है, कभी इस पर ध्यान दिया हो? 7th 8th में पॉलिनोमियल पढ़ते थे, तुमने कभी ध्यान दिया है? हम कभी भी -2 + x नहीं लिखते। परंपरा ये कहती है कि अगर माइनस आपसे अवॉइड आप कर पाएँ तो कीजिएगा। इसमें एक छोटा सा काम करता हूँ, फ्रंट का माइनस हटा लेता हूँ, और हटाने वाला निकाल के फेंक नहीं दिया है कुछ, अच्छा ऐसा हटाया है तो इसका मतलब ये इस माइनस को अंदर कर दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा और ये जो आंसर है ये क्या मान लिया जाएगा? बेस्ट आंसर, क्योंकि अब ये हर तरह से सही है। सही वो भी है, सही ये भी है। मैंने कहा ये क्या हो गया? बेस्ट हो गया कि भैया इस ढंग से ना लिखते हुए प्रॉपर थोड़ा सा लिख दो। देख लें, अब कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? तो मुझे ऐसा लगता है आप डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले आएंगे बड़े आराम से। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत मैंने आपको बताई दी, आपके अपने सिलेबस के खुद के डेरिवेशन है, कहीं मैंने अलग से कोई इंटीग्रेशन के लिए नहीं लिया है, कि आपका इंटीग्रेशन तो हो जाता है एंड अप। अब इसके बाद हम बता दें 10 मिनट में एक छोटी चर्चा और करेंगे, अभी झोला झंडा मत पैक करने लगना। हाँ, नेक्स्ट जो आप टॉपिक हम बता दें, इस बार डिस्कस करते हुए जाएंगे। ये आपका टॉपिक किस नाम से आएगा?
तो वेक्टर अलजेब्रा में कोई मुझे बताएगा वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर्स होते क्या हैं? किसी को ऐसा याद है? इसके क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर्स वो होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वेक्टर्स वो कहलाएंगे जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाया जाएगा। यानी स्केलर्स के लिए अगर हम लिखते हुए जाएं तो आप कहते हुए जाते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, जबकि आपके वेक्टर्स कौन होते हैं? वेक्टर्स होते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें जिनमें आपके केवल मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्केलर। एग्जाम्पल बताओ ज़रा 8-10। चलो ये होता है आपका डिस्टेंस, ये हो जाता है आपका स्पीड, टाइम, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, और बता देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तुम कहोगे ये कहाँ चले गए? कहीं नहीं, 12th में आ गए और कुछ नहीं, उसके नाम लेने लगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाकी यहाँ तो है ही, यहाँ तो हीट है, टाइम पीरियड है, और भी कईयों क्वांटिटी हैं। 11th में भी तुमने कम से कम 50-60 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उनके नाम तो हो ही जाते हैं। ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, आपका ध्यान जाएगा, जिनमें कहीं भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस, स्पीड एट्सेट्रा में वर्क आता है, पावर आती थी, एनर्जी आती थी, ये सब कैसे हैं? सब स्केलर्स हैं, केवल वैल्यू होगी, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज़ देयर। तो फिर वो कौन से होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं? टॉर्क हो सकता है। सिंपल सा बताओ, सबसे सिंपल। आधे कहेंगे नहीं तो अभी तू कहेगी टॉर्क, आधे कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी याद होगी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। अब टॉर्क कह दो। अब किसी को नहीं पल्ले पड़ा, सोचेगा ठीक है मैंने नहीं पढ़ा होगा और क्या। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इस साल में आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी कैसी क्वांटिटीज़ होंगी? जो होंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो पहली बात तो ये समझ में आता है, वेक्टर का मतलब ये जिनमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से क्लियर कर दूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जल्दी समझ में आता है, क्योंकि 9th से पढ़ रहे होते हैं तो कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है। डिस्टेंस का मतलब है बिना किसी डायरेक्शन के अटकते भटकते चले जा रहे हो, तो ये आपका डिस्टेंस है। स्केलर, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर है, और इसलिए इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। बाकी जैसे लास्ट ईयर एग्जांपल दिया करते थे, फोर्स वेक्टर है या नहीं? अच्छा, कैसे मालूम है? कैसे मालूम डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? क्योंकि अक्सर गेट्स पे लिखा होता है पुश या पुल। इसका मतलब है फोर्स तो लगाना है पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है। और याद करो, आप जब वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करता था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहता था अगर आपको ये जानना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, फोर्स में डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए? पढ़ना लिखना छोड़ें, कैरम खेलें। कैरम से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, खेला है कभी कैरम? बेटा कैरम में आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कभी ध्यान दिया है फोर्स अप्लाई करने से मतलब नहीं होता, फोर्स वाला तो अंधाधुंध चलता है। रिजल्टेंट इस बात पे डिपेंड करता है, द फोर्स इज अप्लाइड इन विच पर्टिकुलर और डेफिनेट डायरेक्शन। और अब एक लास्ट चीज़, ये तो था आपका वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं मैंने बता दिया। अलजेब्रा अपन किसे कहते थे? अलजेब्रा यानी द मैथमेटिक्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू, डिवाइड एट्सेट्रा, यही होती है अलजेब्रा। इसी को कहते हो ना, कुछ और होता है? मुझे लगता है यही होता होगा यार।
और अगर ऐसा है तो फिर एक बिल्कुल सिंपल सी बात, स्केलर्स का एडिशन ध्यान देखना बहुत सिंपल सा होता है। कहीं भी आपसे लिख दिया जाए 3 + 4 तो आप बता देते हैं ये कितना आएगा 7। और इसी तरह ध्यान देखना जब भी आपसे कहा जाता है वेक्टर 3 + वेक्टर 4 तो बराबर आपका कितना आना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा है पहले तो ये देख के बताएं क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। जिन्होंने पढ़ रखा है पहले वो मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें समझ में आ गया होगा वेक्टर क्यों पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 + 4 7 ही होता है बेटा। तो मुझे नहीं लगता है तुम मुझे फ़ीस देते, तुम कहते तो वैसे ही आता है घर से ही पढ़े आएंगे, इसमें क्या है। मेरा काम ही है मैं पढ़ाऊँ 3 + 4 = 5 या 3 + 4 = 1। और इसीलिए क्यों इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का पेपर देखेंगे, अभी बड़े एग्ज़ाम्स की बात तो कर ही नहीं रहा, छोटे मोटे एग्ज़ामिनेशन अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का ही पेपर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ही आता है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, लेट इट बी राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग द साइड्स, कुछ भी साइड दे देगा, मान चलो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। चार्जेस बता देगा, यहाँ 2 माइक्रोकूलॉम है, यहाँ 4 माइक्रोकूलॉम है। और आपसे कहेगा नेट फोर्स आप कैलकुलेट करें ऑन द चार्ज प्रेजेंट एट द राइट एंगल, जो इस राइट एंगल बी कॉर्नर पे है। क्या तुम्हारा ध्यान जा रहा है, इस चार्ज पर 2 फोर्स लगेंगे। और चलो सपोज़ कर लो मैं मान लेता हूँ इनमें से एक फोर्स आ रहा हो 4 न्यूटन और दूसरा फोर्स आ रहा हो 3 न्यूटन। क्या लगता है आपको इनका टोटल 7 आएगा? इनका टोटल 7 नहीं आएगा। और इसलिए यहाँ पर ये समस्या है कि इनको निकालने के लिए आप पहले वेक्टर अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल्स वो मालूम हो, ताकि आप रोज़ नहीं अटकें, हर सवाल में नहीं अटकें। क्योंकि जो लास्ट ईयर पढ़ रहे थे उन्हें ध्यान दिया होगा, जहाँ तक अपने को टाइम मिला हर चैप्टर में हमने तकरीबन अबाउट 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 100, 110, 120 यही अपने क्वेश्चन थे लगभग। हाँ, लास्ट वाले चैप्टर्स मत बताना कि लास्ट में तो मारा मारी में थे। तुम फरवरी में ही एग्ज़ाम लेके चल दिए थे, नवंबर से शुरू करके यार, तो उसके लिए हमने रुका। लेकिन ये अंदाज़ लग गया होगा इस साल तो अपन शुरू से चल रहे हैं, जो आप 100 से 120 क्वेश्चन पर चैप्टर करते हुए जाएंगे तो हर क्वेश्चन में आप एक ही जगह जाके खड़े हो जाएं, तो उससे बेहतर है मैंने कहा इन रूल्स को हम एक बार अगले टर्न पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 1 या 2 टर्न में हम इनको पढ़ लें। कोशिश करेंगे। संडे को आपकी कोई क्लास है क्या? नहीं जनरली, ठीक है। या तो संडे को देखेंगे, लॉकडाउन नहीं होगा तो क्लास की सोचेंगे, है ना। और वरना आपका मंडे है ना, अगला टर्न मंडे होगा।